भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही सचिन तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच समाप्त हो चुका है और जीता जिताया मैच भारत हार चुका है। लेकिन आखिरकार इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, चलिए इस पे बात करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार भारत इस टेस्ट मैच को क्यों हार गया, क्या क्या कारण है रहा जिसके वजह से इस टेस्ट मैच को हम हार गए। और निश्चित तौर से इस टेस्ट मैच को हम जीत सकते थे, क्योंकि भारत का रिकॉर्ड्स है कि यदि वो सेना कंट्री में 200 से अंदर अपनी विरोधी टीम को रोकी है तो सिर्फ एक बार ही हारी थी। इसके वजह से भारत के सारे ही प्रशंसक, साथ ही साथ भारतीय मैनेजमेंट और भारतीय खिलाड़ी भी जान रहे थे कि इस मैच को हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अंत में 22 रनों से इस मैच को हार गए। तो चलिए कुछ मुख्य कारण गिनाते हैं जिसके वजह से इस मैच को हमें हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण मैं तो अंपायर को दोषी ठहराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इस मैच में अंपायर द्वारा कई सारे गलत फैसले दिए गए। साथ ही साथ वो बॉल के ऊपर में जो विवाद हुआ, यदि वो बॉल जिस तरह से भारतीय टीम स्विंग करा रही थी और 10 ओवर में ही बॉल का शेप चला गया, जिसके बाद जब बॉल चेंज किया गया तो लगभग 20 से 25 ओवर पुराना बॉल दिया गया भारतीय टीम को, और जिसके वजह से बॉल स्विंग होना बंद हो गया, जहां पे जो रूट और बेन स्टोक का एक अच्छा साझेदारी आ गया, वरना ये शायद टीम 100 रनों के अंदर भी आउट हो सकती थी। तो सबसे बड़ा कारण और सबसे पहला कारण यही है। दूसरी कारण माने तो भारतीय टीम जिस तरह से इस मैच में एक्स्ट्रा रन खर्च किए हैं, उस तरह से हम खर्च नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत इस टेस्ट मैच के दूसरी पारी में सिर्फ केवल 32 रन एक्स्ट्रा में खर्च किए हैं। शायद वो रन बचाता तो आज हम 22 रन से नहीं हारते, और ये 32 में से लगभग 20 रन विकेट के पीछे हमने बाई के रूप में खर्च किया है। तो निश्चित तौर से विकेट कीपिंग सुधारनी होगी, वरना इस तरह से हम क्रूशियल सिचुएशन में जाकर के और एक्स्ट्रा रन देते रहेंगे तो फिर हमारा जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाए। यदि पूरा मैच का देख ले तो 66 रन, यानी दोनों पारियों का इंग्लैंड का मिला ले तो हमने 66 रन एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, जो ये हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना है। तीसरा कारण ऋषभ पंत का रन आउट। यदि जिस तरह से ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में साझेदारी हो रहा था, यदि रन आउट नहीं होता तो शायद भारत 50 से 100 रनों का लीड भी ले सकता था। लेकिन ऋषभ पंत का रन आउट होने की वजह से भारतीय टीम लीड लेने में असमर्थ रही, जिसके बाद में ये हार का एक और मुख्य कारण बना। वहीं पे चौथा और सबसे बड़ा कारण बना भारतीय टीम का दूसरे इनिंग में पूरी तरह से उनके टॉप ऑर्डर फेल होना। मैं आपको बता दूं कि भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से चौथे इनिंग में रनों का पीछा करते हुए बिखर सी गई, और सिर्फ 50 रनों के अंदर ही भारत के टॉप ऑर्डर 4 बैट्समैन आउट होकर के पवेलियन लौट गए, जिसके बाद भारत कम बैक नहीं कर पाया। हालांकि अंत तक भारत जीत के लिए लड़ता रहा, लेकिन अंत में इंग्लैंड 22 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। वहीं पे पांचवा और सबसे बड़ा कारण रहे कुछ मुख्य खिलाड़ी, जिनके लिए अब शायद टेस्ट मैच ये आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल इस टेस्ट मैच में दोनों ही पारियों में यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से फेल रहे हैं। हालांकि पहली पारी में उनको आर्चर की एक जबरदस्त गेंद कैच आउट करा करके चली गई थी, लेकिन दूसरी पारी में आर्चर की पहली ही शॉर्ट पिच गेंद को इस तरह से वो खेल जाएंगे, ये किसी ने उम्मीद नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि शायद यदि ओपनिंग पार्टनरशिप हमें 40 रन का भी स्टार्ट दे दे तो इंग्लैंड पूरी तरह से दबाव में आ जाएगा और इस मैच को हम आसानी से जीत लेंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल के एक खराब शॉट ने पूरी ही पारी को बदल कर रख दिया। वहीं पे दूसरी और सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं करुण नायर की। मैं आपको बता दूं कि करुण नायर लगातार 3 मैच से भारतीय टीम के साथ में है और वो अपना 6वां इनिंग खेल रहे थे। करुण नायर इसके पहले जब भारतीय टीम से ड्रॉप हुए थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि क्रिकेट प्लीज गिव मी 1 चांस। अब उनको 6 चांसेस मिल चुके हैं और 6 की 6 चांसेस में वो सेट होकर के आउट हुए हैं, जहां पे कभी 20 रन तो कभी 30 रन तो कभी 40 रनों की इनिंग खेली है। तो वहीं पे वो
तीसरे टेस्ट मैच के दूसरी पारी में भी पूरी तरह से सेट थे और 35 गेंद से ऊपर खेल चुके थे और अच्छे खासे रिदम में भी देख रहे थे, लेकिन अंदर आती हुई गेंद पे बिना बल्ला लगाए पैड लगा करके एलपीडब्ल्यू का शिकार बने और वो जब इंपैक्ट गेंद हुई थी तो ऑफ स्टंप के बाहर हुई थी। यदि करुण नायर उस गेंद को खेलने जाते तो निश्चित तौर से वो नॉट आउट दिए जाते। वहीं पे तीसरा जो खिलाड़ी था उसके वजह से सबसे बड़ा हार आया है और वो तीसरा खिलाड़ी था नीतीश कुमार रेड्डी। मैं आपको बता दूं कि भारत के जब 7 विकेट गिरे तो नीतीश कुमार रेड्डी जडेजा के साथ में खेलने उतरे, जहां पे ऐसा लग रहा था कि जडेजा और नीतीश कुमार इस मैच को निकाल सकते हैं, क्योंकि गेंद लगभग 25 ओवर पुरानी हो चुकी थी और पुरानी गेंद सॉफ्ट होने की वजह से उतनी ज्यादा हरकतें नहीं कर रही थी। और जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी डिफेंस करने लगे शुरुआत में, ऐसा लगा कि अब ये एक बड़ा पारी खेलने के मूड में है और यहां से भारत आसानी से इस मैच को जीत सकती है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो ओवर डिफेंसिव दिखे और रन बनाने के चक्कर में पड़े ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि 50 से ऊपर गेंद नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली, लेकिन रन सिर्फ बनाए 14 रन। यदि ये 50 गेंद में उनके बल्ले से 30-35 रन आया होता तो शायद जडेजा भी दूसरी तरफ उनको भी स्ट्राइक मिलता और फिर ये इंग्लैंड बिखर जाती। लेकिन इंग्लैंड नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी से बिल्कुल प्रेशर में नहीं आई, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने डिफेंस के अलावा सिंगल लेने की भी जरूरत नहीं की, जिसके वजह से भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में चली गई और खेल को आगे ही नहीं बढ़ा पाई नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी। खासतौर से इस मैच में लगभग 100 से ऊपर गेंदें खेली ये पार्टनरशिप ने और सिर्फ 30 रनों का ही पार्टनरशिप कर पाई, जिसके बदौलत ये टेस्ट मैच हम हार गए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच हार के बाद में नीतीश कुमार रेड्डी और साथ ही साथ करुण नायर के लिए ये शायद आखिरी टेस्ट मैच साबित हो सकती है, क्योंकि करुण नायर लगातार 6 बार से अपने स्टार्ट को एक बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से अब शायद साई सुदर्शन को मौका दिया जा सकता है। तो वहीं पे नीतीश कुमार रेड्डी ने हालांकि इस मैच में गेंदबाजी तो अच्छी करी है, लेकिन गेंदबाजी से ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी की जरूरत है भारतीय टीम को। और ऐसे हालत में भारतीय टीम एक सुदृढ़ बल्लेबाज के साथ में यहाँ पे उतर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं और उनके ऊपर में टीम इंडिया में जगह बनाने का एक दबाव भी दिख रहा है, जिसके वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार रेड्डी आखिरी जो उनकी बड़ी पारी आई थी वो ऑस्ट्रेलिया के पहले ही टेस्ट मैच में आई थी, उसके बाद से नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि करुण नायर का आप पीछे लगे स्टेट देख सकते हैं कि करुण रेड्डी पिछले 10 से 15 इनिंग में सिर्फ एक 300 रन बनाए हैं और उसके अलावा उनका एक हाफ सेंचुरी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे किसी और खिलाड़ी को, तो करुण नायर के जगह पे यहाँ पे साई सुदर्शन को आने वाले 2 टेस्टों मैच में मौका दे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।